अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। जी मैं लाहौर बिल्कुल वापस आ चुका हूं, तभी आपको अपनी उस पुरानी सीट पे बैठा हुआ नज़र आ रहा हूं और आपके लिए ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। बहुत सारा फीडबैक जो आता है उसमें पहली पहली बात जो लिखी होती है वो होती है थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। इसी पैगाम को ना सिर्फ आगे हम लोगों ने मिलके फैलाना है, बल्कि इस मोहब्बतों के सिलसिले को, जिसका मतलब है जो मैं कहता होता हूँ लव यू सो मच, मतलब मोहब्बत को बढ़ाना है, नफ़रतों को कम करना है, तभी ये मैं लफ्ज़ बोलता हूँ। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, बहुत नींद से बुरा हाल है और आज ही पहुँचा हूँ और हालत ऐसी है, दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सो गया तो फिर आप कहानी नहीं सुन सकेंगे। तो मेरी जितनी भी थकावट है वहाँ पे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, दिन रात वहाँ पे मुसलसल काम करना पड़ा है। लेकिन आज की ऑफ कैमरा स्टोरी में जी सबसे पहले मैं वो नाम जो आगे भी लूँगा, लेकिन आज भी मैं शुक्रिया के तौर पे वो तमाम नाम लूँगा जिन्होंने सैलाब ज़दगान में मेरी मदद की, जिसमें सबसे पहला नाम मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा और उसके बाद मेन मलिक ज़ीशान रियाज़ भुट्टा और उसके बाद अरसलान हाशिर, अब्दुल मनान, मुजम्मिल रियाज़ भुट्टा, मलिक मुस्तनसर हुसैन भुट्टा, अज़हर मलिक भुट्टा और शाहज़मान, अहमद रियाज़ और सिकंदर। बहुत सारे लोग थे, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ मैं उसके लिए दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। इन सब लोगों ने मिलके मेरा बहुत साथ दिया, जो काम शायद मैं महीनों ना कर पाता, तो इन लोगों की हेल्प की वजह से मैंने दिनों में उसको मुकम्मल किया। सो इन सब लोगों का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आज की कहानी की तरफ आता हूँ। ये कहानी उन्होंने कहा मेरा नाम फ़र्ज़ी रख लें। क्यों, वो आपको कहानी में समझ आ जाएगा। इनका मैं फ़र्ज़ी नाम मिलता जुलता रखने जा रहा हूँ, रहमान। और ये कहते हैं मेरा ताल्लुक़ आपने लिखा नहीं कि शहर आपने लिखा नहीं, वरना वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप फ़र्ज़ी कह देते मैं फ़र्ज़ी रख लेता। गेस्ट हाउस जो आपने कहा है उसका नाम मैं फ़र्ज़ी रखने चाह रहा हूँ। और आपका ताल्लुक़ है नवाब शाह सिंध से। कहते हैं जी मैं एक सिंध के गेस्ट हाउस का मैनेजर हूँ और वहाँ की एक सच्ची कहानी आपको लिखने जा रहा हूँ, जो मेरी आँखों के सामने कहानी हुई है। वो कहते हैं नाम उनका जो ऑनर है, ऑनर ही कह देते हैं, मतलब ऑनर का नाम नहीं रखते, फर्जी उन्होंने कहा लिखने को। इनका नाम हमने रखा है रहमान रखा है या रहमान रखा है। और उन ऑनर का नाम रख देते हैं पाशा साहब कर देते हैं, ठीक है। कहानी कुछ यूँ है कि पाशा साहब मेरी गली में ही रहते थे, मेरे मोहल्ले में ही रहते थे। मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका मिलना जुलना था, अक्सर घर में आते, वालिद साहब के साथ कई घंटे बैठे रहते, बातों का सिलसिला चलता रहता। और मैं भी जब उस कंपनी में बैठ जाता तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। मैं बहुत उनका एहतराम करता था, क्योंकि उनका डायरेक्ट वालिद साहब के साथ ताल्लुक़ था पाशा साहब का। तो ज़िंदगी इस तरह चलती रही। तो 2019 में उन्होंने प्लान किया एक गेस्ट हाउस बनाने का, काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस कराची में। और यूँ हुआ कि 2019 में एक गेस्ट हाउस उन्होंने ख़रीद लिया। इसके अंदर काफ़ी कमरे थे, ख़रीद नहीं लिया, नया उन्होंने ख़ुद से तैयार कराया। अब ये बिल्कुल नया एक गेस्ट हाउस था। चलता हुआ जो कारोबार होता है उसकी पहले से पब्लिसिटी होती है, लोगों को पता होता है, गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, रुक रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि एक नया गेस्ट हाउस बना था तो इसकी एक नए सिरे से प्रमोशन करनी थी, दूर दराज लोगों को पता लगे। क्योंकि जब भी आप किसी शहर में जाते हैं, जिस तरह मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, तो वहाँ पे एक इंतहाई ज़बरदस्त होटल जहाँ पे मैं जाके स्टे करता हूँ, जिनका खाना इतना ज़बरदस्त है कि यकीन मानिए लाहौर के खाने अपनी जगह पे मशहूर हैं, लेकिन उनका नाश्ता हो, बफ़े हो, कुछ भी हो, बहुत ही लजीज है। और मेरिट होटल के बिल्कुल ये सामने मौजूद है। जब भी आप लोगों का जाना हो तो इस होटल में आप लोग लाजमी स्टे करें। उसकी रीज़न ये स्टे करने की कि इसका खाना इतना मज़ेदार है, बल्कि मैंने इसके ऊपर एक दो शॉर्ट वीडियोस भी बनाई थी, इसीलिए कि
बहुत लजीज मार्गला होटल उसका नाम है, मैरिट होटल के बिल्कुल सामने मार्गला होटल। मार्गला होटल जो है उसके में रूम भी बहुत ज़बरदस्त है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका फूड बहुत ज़बरदस्त है। यकीन मानिए कोई भी बाहर मुल्क से आए या पाकिस्तान के किसी शहर से हो तो आप एक दफ़ा मार्गला होटल ज़रूर जाएं और उसका फूड ट्राई करें। आपको रूम सर्विस भी अच्छी लगेगी और उसके फूड, आप एक दफ़ा आप लोगों ने स्टे कर लिया तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आप हमेशा मार्गला होटल इस्लामाबाद में ही जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, कंपनी ज़्यादातर उसको बुक करती है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त होटल है और उसके जो ऑनर हैं वो बहुत नाइस हैं। लेकिन बहुत सारे होटलों में मैंने स्टे किया, पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, लेकिन खाना जिसका मुझे अभी तक याद है, जिसकी मैं बार बार तारीफ करता हूँ, वो मार्गला होटल इस्लामाबाद है। तो उन्होंने भी अपना एक नया गेस्ट हाउस बनाया, रूम बिल्कुल नए, एक गेस्ट हाउस को सजाने के लिए जो डेकोरेट किया जाता है, रूम खूबसूरत बनाए गए, उसकी न्यू पेंट किया गया, न्यू फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसके अंदर जो था बिल्कुल नया डाला गया। तो जब कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए अट्रैक्शन होती है। जब एक कोई नया ज़बरदस्त किस्म का गेस्ट हाउस बना हो, रूम बहुत अच्छे हों, सर्विस बहुत अच्छी हो, तो अट्रैक्ट होते हैं लोग और जाके लोगों को भी बताते हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया, मैं अट्रैक्ट हुआ इस्लामाबाद मार्गला होटल के रूम से, खाने से, तो आपको भी बता रहा हूँ। तो इसी तरह लोग भी बताना शुरू कर देते हैं। तो हुआ यूँ, जो 2019 में ये गेस्ट हाउस खुला था, इस तरह सर्विस दी गई, इतना अच्छा माहौल बनाया गया, इस तरह मैनेज किया गया। सारा किरदार मैनेजर का होता है और जो रहमान इसके मैनेजर थे, उन्होंने इस तरीके उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया। दिन रात नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, कि ज़बरदस्त तरीके से ये गेस्ट हाउस चलना शुरू हो गया। जब गेस्ट हाउस बनाया गया था, जो उसको सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, 3rd फ्लोर, उस पर एक रूम जिसका नंबर था 101, मेरे ख्याल में मैं देख भी लूँ, या 101, ये ऑनर के लिए, नहीं सॉरी 110, मैं का नींद में भी हूँ तो इसलिए माफ़ कीजिएगा, रूम नंबर 110, 110, ये ऑनर के लिए रखा गया, जो पाशा साहब थे, कि जब कभी उन्होंने आना होगा या उनके किसी गेस्ट ने आना होगा तो ये रूम हमेशा बंद रहेगा। या तो पाशा साहब इसके अंदर आके रहेंगे या कोई भी पाशा साहब का गेस्ट होगा तो इसी गेस्ट हाउस के अंदर आके स्टे करेगा। गेस्ट हाउस बहुत अच्छे चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया था, यहाँ तक कि उसके रूम ना सिर्फ बुक होना शुरू हो गए बल्कि आए दिन ऐसा होने लगा कि अब रूम ही खाली ना होता। इतना अच्छी सर्विस, इतना अच्छा उसकी मार्केटिंग की गई कि गेस्ट हाउस चल निकला। कभी भी नया गेस्ट हाउस 1 महीने के अंदर नहीं चलता, उसके पीछे मैनेजर की, स्टाफ की मेहनत होती है। मालिक तो बना के दे देता होता है, जो टीम वर्क होता है वो किसी चीज़ को कामयाब या नाकाम करता है। और रहमान की कोशिशों से ये गेस्ट हाउस कामयाब एक गेस्ट हाउस बन चुका था। जो आप करते करते तकरीबन 1 साल का टाइम पीरियड हो गया, जब वो अपनी आबोताब से चल रहा था, रश था, नाम बन चुका था, मशहूर हो चुका था, सर्विस इस तरह की प्रोवाइड की गई थी कि अब लोग वहां आके रुकना पसंद करते थे। 1 साल के बाद रहमान का पाशा साहब से किसी बात पे ऐसे तल्ख कलामी होगी। तल्ख कलामी तो नहीं हो सकती थी, वालिद साहब के दोस्त थे, उनके लिए इज्जत की जगह थे। बात कुछ इस तरह बढ़ी कि मजबूरन रहमान ने कहा ठीक है, मैं आपकी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, आप मेरी जगह पे किसी और को रख लीजिए। वो भी शायद गुस्से में थे, उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। यूँ रहमान उस गेस्ट हाउस को छोड़ के चला गया। 1 साल के अंदर जिस गेस्ट हाउस को उसने वहाँ तक पहुँचाया था जहाँ पे मालिक की ख्वाहिश थी कि मेरा गेस्ट हाउस रोज़ाना की बुनियाद पे डेली उसका हर कमरा बुक हो, और ऐसा ही हो रहा था। और जब गेस्ट हाउस इस मकाम पे पहुँचा कि टॉप पे जा रहा था, तो रहमान ने, जो इस टॉप पे पहचाने वालों में से एक था, उस गेस्ट हाउस को खुदाफिज कह दिया। तकरीबन ये 3रा महीना था कि उसको पाशा साहब की कॉल आई, छोड़े हुए, जो उस अपनी जॉब को छोड़ चुका था। पाशा साहब की कॉल आई और पाशा साहब ने कहा कहाँ पे हो। यकीनन वो उसके वालिद साहब के दोस्त थे और उनका एहतराम करता था, कॉल भी अटेंड किया और उसी तरह इज्जत से बोला, इसके बावजूद कि वो नौकरी छोड़ चुका था। कहा जी घर पे हूँ, हुक्म कीजिए, अभी इसी वक्त गेस्ट हाउस पहुँचो और अपनी नौकरी पे वापस आओ। ये एक वालिद साहब के दोस्त का हुक्म भी था, और क्योंकि वो वालिद साहब का दोस्त था इसलिए वो मान भी कर रहा था। कॉल बंद कर दी गई। बगैर किसी चूं चां के एहतरामन रहमान गेस्ट हाउस पहुंच गया। पाशा साहब वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसको देखते ही कहा ये लो
कीज़, ये लो सारा सामान, संभालो इसको, तुम ही इसको चलाओ। यकीनन उनका गुस्सा भी शायद ठंडा हो चुका था, या क्या इन दिनों में ऐसा हुआ था, नहीं चल पाया, या वो जो टॉप पे जा रहा था नीचे चला गया, इन दिनों में क्या हुआ था, रहमान इस बात से वाकिफ नहीं था। लेकिन उसने खामोशी के साथ दोबारा से चार्ज संभाल लिया। जैसे ही चार्ज संभाला तो रहमान को महसूस हुआ कि मेरे जाने के 3 महीने बाद, यानी कि जब से मैंने छोड़ा है, तो मुझे छोड़े हुए 3 महीने हो गए थे, और अब आके जब मैंने ज्वाइन किया है तो ऐसा लगता है मामला कुछ गड़बड़ हैं, कुछ पहले की तरह नहीं है, कुछ चेंज सा है। खैर, उसने अपनी फिर से कोशिश शुरू कर दी कि जो इन 3 महीनों में वो नीचे गया था, उसकी रेपुटेशन जो नीचे चली गई थी, उसको फिर से एक दफ़ा बहाल करे, और फिर से उस तरह उसको बेहतरीन गेस्ट हाउस जिस तरह 1 साल पहले था, 3 महीने पहले था, अब भी वो वैसा उसको कर दे। जो पाशा साहब थे वो बहुत ही नेक सिफत इंसान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, सबका ख्याल रखने वाले थे, इबादत गुजार के साथ साथ रहमदिल शख्स भी थे। उनकी आदत ऐसी थी, जब कभी भी वो गेस्ट हाउस में आके ठहरते तो सुबह की अजान के वक्त वो जाग जाते, फजर की नमाज पढ़ते और उसके बाद नीचे आ जाते, थोड़ी देर के बाद वापस ऊपर जाते और जाके कुरान मजीद की तिलावत करते। कुछ टाइम वहीं पे गुजारते, कोई काम शाम करना होता, फ़ोन कॉल करनी होती, वो करते, और उसके बाद वो चले जाते। ऐसा ही हुआ, एक रात को पाशा साहब होटल तशरीफ़ लाए और उन्होंने सीधा अपने रूम का रुख किया, 110, रूम नंबर 110, जो हमेशा उनके लिए बंद रहता था। जब वो आते थे तो उनके लिए खुलता था, या उनके ख़ास मेहमानों के लिए। रात उन्होंने होटल के अंदर गुजारी, और सुबह नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह वो एक चक्कर नीचे होटल का लगाते, 5-10 मिनट के लिए गपशप करते काउंटर पे, तो उस रात भी वो रात वहीं रहे। और सुबह नमाज के बाद जब नीचे आए, रहमान को काउंटर पे पाया। जब कभी पाशा साहब स्पेशली गेस्ट हाउस आते तो रहमान कोशिश करता वो वहीं पे ही रहे, ताकि पाशा साहब से कोई बात करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, क्योंकि पाशा साहब बहुत मसरूफ़ रहते थे, हर वक्त अब मिलना जुलना नहीं होता था। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कोशिश करता जब भी वो गेस्ट हाउस में रुकें तो वो रात को भी वहीं रुक जाए और दिन को भी वहीं गुजारे, ताकि पाशा साहब से कोई मीटिंग करनी हो या उस गेस्ट हाउस के हवाले से कोई बात करनी हो तो वो वहाँ पर रुके। और जब सुबह वो नीचे उतर के आए तो आते ही उन्होंने सवाल किया, यार ये 7 वाले कमरे में कोई फैमिली आई हुई है कहीं से? तो रहमान ने भी उस तरह कहा, क्यों, खैरियत क्या हुआ? उन्होंने कहा उनका बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि ना सिर्फ मैं रात सारी डिस्टर्ब रहा, यकीनन मेरी तरह और लोग भी डिस्टर्ब रहे होंगे। रहमान ने रजिस्टर खोला और चेक किया तो उसने कहा, पाशा साहब ऊपर वाले फ्लोर पे तो रात को कोई भी नहीं था। तो पाशा साहब ने कहा, नहीं यार, मेरा जो 7 वाला कमरा था उस पर कोई फैमिली थी, फिर चेक करो, उनका बच्चा इतना रोता रहा है कि मैं डिस्टर्ब रहा हूँ रात सारी। अब मैं उनको कह भी नहीं सकता था कि यार बच्चे को चुप कराएं, कोई मसला है तो डॉक्टर को दिखाएं, इतना ज़्यादा भी नहीं कि अल्लाह माफ़ करे बच्चे को क्या हो गया है। लेकिन दोबारा से चेक करने पे उसने कहा, सर 7 वाला क्या, पूरा फ्लोर ही रात खाली था। तो पाशा साहब ने कहा, फिर नीचे से कहीं से आवाज़ आ रही होगी जो इतना ज़्यादा बच्चा रो रहा था, क्या किसी और ने कंप्लेन की नीचे से? उन्होंने कहा, जी नहीं, नीचे वाला तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं की किसी बच्चे के रोने की। उन्होंने कहा, चलें ठीक है, बात एक नॉर्मल सी थी, कहानी ख़त्म हो गई। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि फिर काफ़ी दिनों के बाद पाशा साहब गेस्ट हाउस तशरीफ़ ले आए। रहमान आज अपने घर पे था। जब पाशा साहब आए और गेस्ट हाउस में आके कमरे के अपने अंदर चले गए तो पीछे से रहमान को कॉल कर दी गई होटल से, क्योंकि उसने कहा हुआ था जब भी पाशा साहब घर गेस्ट हाउस में आए तो मुझे आप लोग बुला लिया करें। मे भी उनसे जब सुबह सुबह, क्योंकि उनकी जो आदत है सुबह सुबह जब वो 5-10 मिनट के लिए नमाज की, फजर की नमाज़ पढ़ के नीचे आते हैं, तो उस वक्त कम से कम उनसे मिलने का, बातचीत करने का, गेस्ट हाउस के हवाले से कोई भी सवाल जवाब, बात, कुछ भी लेना देना बिजनेस है तो एक मौका मिल जाता था। तो उन्होंने रहमान को कॉल की तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पहुँचता हूँ। पाशा साहब यकीनन सो चुके थे। तकरीबन वो रात के 2:15 पे पहुँचे थे।
अब इतनी लेट को वो रहमान को कैसे कॉल करते, लेकिन रहमान का कहना यह था कि आप लोगों ने मुझे कॉल फिर भी कर देनी है। तकरीबन कोई उन्होंने इंतज़ार किया कि नमाज से पहले पहले वो रहमान साहब को बुला लेंगे, और ऐसा हुआ। अज़ान होने से कुछ देर पहले उन्होंने कॉल की, रहमान ने कॉल उठाई, वो नींद में था। उन्होंने कहा जी पाशा साहब आए हुए हैं, लेट आए थे 2:15 पे, तो हमने आपको कॉल नहीं की, तो अब वो नमाज के लिए उठेंगे और नीचे भी आएंगे, तो हमने कहा आपको कॉल कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा किया मुझे बता दिया, मैं आ रहा हूँ। रहमान गेस्ट हाउस पहुंच गया। अभी फजर, घर ही उसका करीब ही था, अभी फजर की अजान होने ही वाली थी, अभी हुई नहीं थी कि वो भी जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो पाशा साहब सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरते हुए इस तरह भागते हुए नीचे आए कि वो भी एकदम से घबरा गया। या अल्लाह खैर क्या हुआ है पाशा साहब को। सांस उनका फूला हुआ था और वो भागते हुए आए थे। जैसे ही रहमान ने उनको सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा और जिस अंदाज में भागते हुए देखा, वो नंगे पाँव थे, वो समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है। जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा और उनको पकड़ लिया, थाम लिया, कुर्सी पे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। सर्दियों के ये दिन थे, रातें थी, सर्दियां थी, लेकिन उनके माथे पे बेइंतहा पसीना था। जब पानी पिलाया गया, कुछ दिन उनको नॉर्मल किया गया, बिल्कुल थोड़े से नॉर्मल हो गए, बोलने के काबिल हुए। वो एक नेक शख्स थे, इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं थे, लेकिन जब बोलने के काबिल हुए, रहमान ने पूछा सर क्या हुआ, तो वो बोले यार पता नहीं, मैं सोया हुआ था, अजान के टाइम पे तुम्हें पता है मैं उठ जाता हूँ, अलार्म लगा के सोता हूँ। अब भाई अलार्म बजा नहीं था कि मैं गहरी नींद में था कि किसी ने मुझे पत्थर मारा, बाकायदा मेरे सीने पे आके पत्थर लगाया, और जब मुझे पत्थर लगाया तो मेरी आंख खुल गई, इतनी ज़ोर से मुझे पत्थर मारा गया। मैंने इधर उधर देखा कि किसने मुझे पत्थर मारा है, क्या हुआ है, पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया, मैं गहरी नींद में था। और उसी लम्हे जब मैं लेफ़्ट राइट देख रहा था कि मैं किस वजह से जागा हूँ, मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, ये क्या हुआ है, तो उसी लम्हे एक और पत्थर आके मेरे पेट पे लगा। जैसे ही वो पत्थर मेरे पेट पे लगा और मैंने उसको उठा के दिया, कहा ये क्या चीज़ है, तो वो पत्थर था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा था, लेकिन बड़ी ज़ोर से लगा था। और जैसे ही मैं उस पत्थर को देख रहा था तो बाकायदा मेरे ऊपर पत्थरों की बरसात हो गई। ऐसे था जैसे कोई मुसलसल पूरे कमरे में पत्थर मार रहा हो, जो पत्थर मुझे मेरे सर में, बाजू में, पूरे जिस्म पे लगना शुरू हो गए। तो मुझे समझ नहीं आई वो पत्थर कमरे में कहाँ से आ रहे थे, जबकि कमरा पूरा बंद था। और जब मुसलसल मुझे पत्थर लगना शुरू हुए तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, मैं तेज़ी से भागा, मैंने जूते तक नहीं पहने, दरवाज़ा खोला और भागते हुए नीचे आ गया। अब रहमान इस बात को सुन के हैरान हो गया कि ये क्या बात है जो पाशा साहब बता रहे हैं, ये अजीबो गरीब सी थी। अब कमरे में तो कोई भी नहीं था। जब वो कमरे में गए थे, यकीनन उस वक्त पाशा साहब ने खुद अच्छी तरीके कमरा चेक किया था, लाइट जलाई थी, पूरे कमरे में घूमते फिरते रहे थे, कहीं पे कुछ भी नहीं था। अंदर से उन्होंने कुंडी लगा के सो गए थे। और जब पत्थर पड़ रहे थे तब भी अंदर से ही कमरा बंद था, लेकिन जब वो भागे, अंदर से कुंडी खोली और नीचे आ गए, तब वो सोच रहे थे कि कमरे में तो मेरे अलावा कोई नहीं, तो फिर पत्थर कहां से आ रहे थे। अब दिल में एक ही ख्याल आ रहा था, एक ही समझ आ रही थी कि ये पत्थर अगर कमरे में इतने ज़्यादा पड़ रहे थे और एक तरफ से नहीं आ रहे थे कि कोई छुपा हुआ और डराने की गर्ज से पत्थर मारा, चारों तरफ से आ रहे थे, इसका मतलब है वो छुपी हुई मखलूक जो आंखों को नज़र नहीं आती, वो ये काम कर रही थी। पाशा साहब बैठे रहे कुछ देर। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और पूरी रोशनी फैल गई तो एक दो बंदों को लेके वो ऊपर कमरे में गए, तो कमरे में कोई भी पत्थर नहीं था। कमरे का दरवाज़ा उसी तरह खुला हुआ था, वो जिस तरह खोल के आए थे। सारे कमरे को छान मारा गया, लेकिन कमरे में कोई भी पत्थर नहीं मिला। लेकिन सब जानते थे, स्पेशली रहमान इस बात से वाकिफ़ था कि पाशा साहब डरने वालों में से नहीं हैं, नमाजी परहेज़ी बंदे हैं, वो इतनी जल्दी खौफज़दा नहीं होते। यकीनन कुछ बहुत ही भयानक उनके साथ हुआ है, तभी वो भागते हुए नीचे आए हैं। अब काफ़ी टाइम गुजर गया, पाशा साहब दोबारा उस रूम में नहीं आए। रहमान कहता है कि यह तकरीबन रात के 3:15 का टाइम था कि एक फैमिली वहाँ पे आई।
उस फैमिली ने कहा हमने एक शादी में सुबह शिरकत करनी है, तो सुबह सुबह हम चले जाएंगे, हमें इस वक्त रूम चाहिए। और उस दिन स्पेशली रूम एक भी अवेलेबल नहीं था, पूरा का पूरा गेस्ट हाउस बुक था, मेहमान हर कमरे में ठहरे हुए थे, कोई भी रूम खाली नहीं था सिवाय पाशा साहब के रूम के। उन्होंने कहा हमने सुबह चले जाना है और हम इसी टाइम रात के 3:15 पे 3:15 बजे पहुँचे हैं, हमें एक रूम चाहिए। तो उनको बताया गया कि इस वक्त एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। ये एक फैमिली थी, उनके साथ बच्चे भी थे। उन्होंने कहा हम काफ़ी जगहों पे गए हैं, इधर उधर गए हैं, हर गेस्ट हाउस फुल मिला है, हर होटल में रूम अवेलेबल नहीं था, तो हम यहाँ पे पहुँचे, इसलिए देर हो चुकी है हमें। आप लोग भी कह रहे हैं आपका गेस्ट हाउस भी फुल है, क्या वजह है, आप लोग हमें क्यों रूम नहीं दे रहे? या वाकई आपका गेस्ट हाउस फुल है, पैसे ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो हमें बताएं, हम पैसे देने को भी तैयार हैं ज़्यादा। उन्होंने कहा जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही ये ज़्यादा पैसे लेने के लिए है, ना ही हम कोई आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। वाकई सारा गेस्ट हाउस फुल है और दूसरे भी इन दिनों में फुल हैं, वर्किंग डेज़ हैं, इन दिनों में बहुत सारे डॉक्टर, मेडिकल की टीम और ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, तो इन दिनों में गेस्ट हाउस जितने भी होते हैं, होटल होते हैं, वो बुक होते हैं। सब आपसे ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हमारी मजबूरी है, हम काफ़ी जगहों से होते होते आपके पास पहुँचे, अब हम थक चुके हैं, हमारे पास हिम्मत नहीं है हम कहीं और जा सकें, कहीं से कोई कमरा अरेंज कर दीजिए, चंद घंटे हमने गुजारने हैं, सुबह तैयार होकर चले जाना है हमने, हमारे साथ बच्चे हैं। उस रात रहमान ही ड्यूटी पे था। उसने कहा हमारे पास और रूम तो नहीं है, एक रूम है जो ऑनर के लिए है, लेकिन हम आपको क्लियर एक बात बता दें, वहाँ पे इस तरह की शरारतें हो चुकी हैं। होटल के और किसी रूम में आज तक कोई शिकायत नहीं आई, वहाँ पे बच्चे की इस तरह रोने की आवाज़ें आती रही हैं जो साथ वाले कमरे से थी, जबकि साथ वाले कमरे में था ही कोई नहीं, पूरा ऊपर वाला फ्लोर खाली था। और दूसरी दफ़ा बाकायदा तौर पे इस तरह ऑनर को पत्थर मारे गए हैं रूम के अंदर से, जिसकी वजह से वो काफ़ी खौफजदा हो गए। वो डरने वाले नहीं थे, बहादुर हैं, ना ही वहम करने वाले शख्स हैं, उनके साथ कुछ हुआ था, इसलिए तब से वो रूम बंद पड़ा हुआ है, उसके अलावा कोई भी रूम नहीं है। तो उन्होंने कहा आप हमें वो रूम दे दीजिए। तो रहमान ने कहा क्या आप उस रूम में इसके बावजूद भी रहने को तैयार हैं कि वहाँ पे हवाई मखलूक, वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, वहाँ पे एक ऐसी मखलूक है जो पत्थर मार रही है, डरा रही है? तो वो फैमिली हंस पड़ी और कहा किन दौर की आप बात कर रहे हैं, ये 2019 है और आप इस वक्त में इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2020 कहा है कि इस वक्त की आप बातें कर रहे हैं कि जिन भूत ये चीज़ें, आप इन चीज़ों को अभी भी मानते हैं? ये सब कहानियाँ हैं, ये किस्से हैं, कभी ये चीज़ें भी नजर आती हैं। आप इतनी देर से हमारे साथ ऐसे बहस किए जाते हैं, आप शुरू में ही हमें इस रूम का बता देते हैं, हमें तो कोई इशू नहीं है, ना हम इन चीज़ों से डरते हैं, ना हम इन चीज़ों को मानते हैं, आप हमें रूम दीजिए, कोई मसला नहीं हमारे लिए। उन्होंने कहा फिर भी सोच लीजिए, मैं आपको रूम दे देता हूँ, लेकिन कोई भी चीज़, वाकया, हादसा, कुछ आपके साथ ऐसा होता है, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं नहीं होगा। उसने कहा बिल्कुल हम लिख के देने को तैयार हैं, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। बल्कि इस बात पे हंस पड़े, हाँ भी वीडियो बना लो हमारी, हम वीडियो के सामने कह देते हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आप नहीं हैं, आप दें, हमें रूम दें। तो वो कहते हैं उसके बाद वो जो एक फॉर्मेलिटी होती है, नाम लिखे जाते हैं, इन किया जाता है उनको, उनका वो सारा कुछ हमने इन किया, ID कार्ड लिए, सारी डिटेल लेकर उनकी रजिस्ट्री करके अंदर उनको कहा, इन करके वेटर से कहा जाइए इनका सामान उठाइए, उनको रूम नंबर 110 में छोड़ के आइए। एंट्री होने के बाद सामान उठाया वेटर ने और उसके बाद उनको छोड़ने के लिए रूम के अंदर चला गया। उसने रूम को खोला, लाइट जलाई तो पूरा रूम जो काफ़ी अरसे से बंद था जगमगा उठा। चादरें अपनी जगह पे बेहतरीन हालत में थीं। पाशा साहब डर तो गए थे, रूम को छोड़ के भी चले गए थे, लेकिन दिन की रोशनी में उस रूम को सेट ज़रूर कर दिया गया था, जिस तरह चादरें, बिस्तरें, सारा कुछ सेट किया जाता है, उस तरह सेट हुआ था। वो फैमिली अंदर दाखिल हुई और वेटर से कहा ये वाला रूम था जिसको तुम कह रहे थे, ये जिनों वाला रूम है? उन्होंने कहा जी यही रूम है। उन्होंने कहा ठीक है सामान रखो, कोई मसला नहीं, हमारे लिए हम ईजी हैं यहाँ पे। वेटर भी खौफज़दा था कि जल्दी से सामान रखूँ, रात का टाइम है, 3:15 का टाइम है, 30-20 का टाइम है, मैं भागूँ यहाँ से। उसने सामान रखा और उस फैमिली से कहा ठीक है जी अब मैं जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ, ईजी थी, वो लोग बेड पे बैठ चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। वेटर जल्दी से निकला, उसने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से भागता हुआ नीचे आ गया रहमान के पास कि सर मैं तो उनको छोड़ आया हूँ, आगे अल्लाह ही बेहतर जाने। अभी 1 मिनट ही गुजरा था उस वेटर को नीचे पहुँचे हुए कि जल्दी से वो फैमिली भागती हुई तेज़ी से नीचे आ गई बच्चों समेत।
वेटर अभी वहीं पे खड़ा था और रहमान से बात बता चुका था और कह रहा था अल्लाह ही मालिक। रहमान ने कहा ठीक है यार, हमने उनको दे दिया, देखें उनके साथ क्या होता है। तो इतनी देर में वो फैमिली भी भागती हुई नीचे आ गई। रहमान जो बैठा था एकदम से खड़ा हो गया और पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा बस हम इसी वक्त यहाँ इस होटल से जा रहे हैं। रहमान ने पूछा बताइए तो सही हुआ क्या है। उन्होंने कहा ये वेटर रख के गया है, लाइट जल रही थी, हम बैठे थे कि एकदम से हमारे सरों पे थप्पड़ पड़ना शुरू हो गए, हमारे बच्चों तक को मारा गया है, हमें भी थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए हैं। इतने ज़ोर ज़ोर से, बड़ों को आहिस्ता आहिस्ता, छोटों को आहिस्ता आहिस्ता, बड़ों को इतने ज़ोर ज़ोर से कोई थप्पड़ मारा था सर के पीछे वाली साइड पे, हमें समझ नहीं आ रहा। पहले मेरे शोहर को थप्पड़ पड़ा तो उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के देखा कि यार ये क्या हुआ है। तो बेगम ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मुझे किसने थप्पड़ मारा। अभी लफ्ज़ उसने थप्पड़ कहा ही था कि उसी में एक पटाख की आवाज़ आई और बेगम के सर में थप्पड़ पड़ा। तो बेगम ने पीछे सर में आवाज़ निकली जब उनको थप्पड़ लगा, उनको आई, उसने सर पे हाथ रखा तो उसी वक्त शौहर को दोबारा से थप्पड़ पड़ा, बीवी को फिर से थप्पड़ पड़ा और बच्चे भी बोल उठे अम्मी हमें कोई मार रहा है। बस वो समझ गए कि ना नज़र आने वाली कोई ताकत उनको थप्पड़ों से मार रही है। उसी लम्हे जो अभी सामान खोला ही नहीं गया था, 2 सूटकेस बंद ही थे, जल्दी से उन्होंने पकड़े और भागते हुए बच्चों को लेके वो नीचे आ गए। बस ये स्टोरी सुनाई और जल्दी से गाड़ी में बैठे रवाना हो गए। रहमान ने उसको कहा जाओ रूम बंद करा। उसने कहा नहीं सर, मैं इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं रखता कि अकेला उस रूम में जाऊं, खुला रहे, सुबह इसको बंद करेंगे। और जब सुबह रोशनी हुई उसके बाद जाके उस रूम को बंद किया गया। अगले ही दिन ये कहानी पाशा साहब को सुना दी गई कि सर आपके साथ ये वाक़ा हुआ था और उसके बाद एक फैमिली आई, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें तंग किया तो हमने रूम दे दिया, तो उनको तो रात बाकायदा रूम में थप्पड़ मारे गए हैं। पाशा साहब ने कहा मुझे किसी आमिल को बुलाना पड़ेगा और ऊपर उस रूम को क्लियर कराना पड़ेगा। पाशा साहब किसी आमिल की तलाश में रहे और आखिरकार उनको एक आमिल मिल ही गया। वो उस आमिल को लेके ऊपर कमरे में गए। वो आमिल तकरीबन 2 हफ्ते उस कमरे में बैठ के, वो कहते हैं, पढ़ता रहा। 2 हफ्ते बाद उसने कहा मुझे बकरे ला के दो। उसको बकरे ला के दिए गए और उसने उसी गेस्ट हाउस की छत पे, यानी 3rd फ्लोर की भी छत पे जाके बकरों को उसने ज़िबा किया। कुछ पढ़ता रहा और उसके गले से जब वो काटा गया तो जो खून निकला उस खून को भी पढ़ता रहा कुछ, और वो खून लेके आया नीचे। उसने दीवारों पे उस खून के छींटे मारे, पूरे कमरे में उसी खून के छींटे मार के कुछ खून को उसने बाथरूम में बहा दिया और बाथरूम के लेफ़्ट और राइट साइड पर उसने कीलें गाड़ दी पढ़ के और कहा अब मैंने उस मखलूक को बंद कर दिया है, आज के बाद वो इस कमरे में या इस होटल में नहीं आ सकेगी मखलूक। और उसके बाद उसको अच्छा खासा पैसा दिया गया जो उसने मांगा, जो उसने शुरू में ही तय किया था कि मैं क्लियर तो कर दूंगा 2 हफ्ते चिल्ला करने के बाद, लेकिन उसके बाद ये मखलूक यहाँ से चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो कमरा वहाँ से खाली हो गया। अब वो खौफ जो स्टाफ के अंदर था, पाशा साहब के अंदर था, रहमान के दिल में था, अब वो ख़त्म हो चुका था कि अब होटल क्लियर हो गए। वक्त गुज़रता रहा, गेस्ट आते रहे, ठहरते रहे, पाशा साहब का कमरा इसी तरह बंद पड़ा रहा कि एक दफ़ा फिर पाशा साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे, शहर से बाहर, और वो लेट जब पहुँचे तो सीधे गेस्ट हाउस आ गए। उसी रात रहमान ही ड्यूटी पे था, आजकल वो नाइट में कर रहा था। तो रहमान से बोले कि इस वक्त बच्चे सो चुके होंगे। मैंने कहा बेहतर यही है कि मैं यहाँ रूम में ही जाके सो जाता, क्योंकि अब खौफ वाली बात नहीं थी, कमरा क्लियर हो चुका था और स्टाफ ने भी कह दिया था हाँ जी अब महसूस नहीं होता, हम कमरे में 2-3 दफ़ा गए हैं सफाई करने के लिए, तो अब कमरे में कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ महसूस नहीं होती, कमरा अब बिल्कुल क्लियर है। रहमान साहब का सामान ऊपर रूम में छोड़ दिया गया। वेटर उनके साथ कुछ देर मौजूद रहा, वो उसके साथ गपशप करते रहे। दोनों को एहसास हुआ कमरे में कोई हलचल, कोई इस तरह की एहसास नहीं है जैसे वो पहले होता था। रहमान ने कहा, अब पाशा साहब ने कहा ठीक है, वेटर से कहा तुम जाओ, मैं अब सोता हूँ। कपड़े वगैरह उन्होंने चेंज किए और सो गए। रहमान नीचे ड्यूटी पे मौजूद था और वो इंतज़ार में था कि पाशा साहब जैसे ही फजर की अजान होगी उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। चाहे वो जितना भी लेट सोते थे वो नमाज के टाइम पे ज़रूर उठते थे, और जब नमाज के लिए उठते थे तो उसके बाद नीचे 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ज़रूर चक्कर लगाते थे। तो रहमान इस इंतज़ार में बैठ गया
कि जैसे ही अजान होगी पाशा साहब उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद नीचे आ जाएंगे, चलें आज उनसे गपशप हो जाएगी, क्योंकि आज काफ़ी ऐसे मामलात थे जो इस गेस्ट हाउस के थे। तो जब भी पाशा साहब वहाँ पे आके रुकते थे तो वो सारे मामलात सुबह के टाइम उनसे डिस्कस कर लेता था। तो आज भी जैसे ही अजान हुई तो इस इंतज़ार में था कि पाशा साहब अब उठ चुके होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, और वो अपनी सारी फाइलें कागज़ लेके बैठ गया कि जैसे ही पाशा साहब नीचे आते हैं मैं उनसे ये दस्तखत भी करवा लेता हूँ, ये सारे मामलात उनके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ। नमाज का टाइम ख़त्म हुआ और नमाज के टाइम के ख़त्म होने के बाद ही पाशा साहब का नीचे आने का टाइम था। तो वो सारी फाइलों के पेज सब कुछ खोल के बैठ गया कि 10-15 मिनट उनके पास टोटल टाइम होता है, तो इतनी देर में मैं सारे मामलात भी डिस्कस कर लूँगा और साइन भी कर लूँगा। उसकी निगाहें सीढ़ियों की तरफ थी कि वो पाशा साहब को देख सके कि वो कब आ रहे हैं। काफ़ी देर वो सीढ़ियों की तरफ देखता रहा और पाशा साहब जब 5 मिनट अपने टाइम से ऊपर हो गए, नहीं उतरे, तो वो हैरान हुआ कि आज क्या हुआ। पाशा साहब नीचे नहीं आ रहे। 10 मिनट ऊपर हो गए, 15 मिनट ऊपर हो गए, आधा घंटा ऊपर हो गया। तो उसको लगा शायद नमाज पढ़ने के बाद आज वो सो गए हैं। चलें, उसने फाइलें उठा के नीचे रख दी, क्योंकि काउंटर के ऊपर रख के बैठा हुआ था फाइलें, कि जैसे पाशा साहब आए मैं उनसे डिस्कस कर लूँ। जब आधा घंटा ऊपर हो गया और पाशा साहब नहीं है तो वो समझ गया रात लेट वो फारिग हुए थे, तो यकीनन नमाज पढ़ के वो शायद नीचे नहीं आए, वहीं सो के हैं। वो अपने काम में मशगूल हो गया। तकरीबन ये दिन के 12 बजे का टाइम था। तो उसको याद आया एकदम पाशा साहब अभी तक नीचे न उतरे हैं, ना ही उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है। वो भी काम में ऐसा मसरूफ़ हो गया था कि इस तरफ ध्यान नहीं दे सका। लेकिन जब उसको याद आया कि अभी आधा घंटा पहले नमाज के बाद जब आधा घंटा ऊपर हो गया मैं इंतज़ार करता रहा, तब वो नहीं उतरे, तो मैंने कहा सो गए होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने नाश्ता भी तक भी नहीं किया। 12 बज गए हैं और वो नीचे भी नहीं आ रहे। उसको बेचैनी महसूस हुई और उसने एक वेटर को बुलाया। उसने कहा आओ मेरे साथ। रहमान और वेटर चलते हुए ऊपर रूम नंबर 110 में पहुंचे। कीज़ इनके पास एक्स्ट्रा मौजूद होती हैं। आप होटल में जाएं, बहुत सारे लोगों को पता होता है, जब नहीं पता तो मैं बात रिपीट कर देता होता हूँ। आप होटल में जाएं, आपकी कीज़ गुम हो जाए, अंदर रह जाए या बाहर कहीं छोड़ आएँ, तो आप उनको बताते हैं, तो उनके पास और भी एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं, वो खोल लेते होते हैं। आज तो कार्ड सिस्टम होता है, जो आपको कार्ड दे देते होते हैं, तो आप कार्ड अंदर डाल देते हैं या उसको आप कैच करते हैं। वो कहते हैं हमने की उठाई और जाके रूम को खोला। जब रूम खोला तो पाशा साहब बिस्तर पे नहीं थे। इधर उधर देखा, सामान अपनी जगह पे मौजूद है, पाशा साहब बिस्तर पे नहीं है। तो हम साथ ही निगाह पड़ी, अटैच जो बाथरूम था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। रहमान ने आवाज़ दी पाशा साहब, पाशा साहब। दरवाज़ा खुला हुआ और कोई अंदर से जवाब नहीं आया। तो उस दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि दरवाज़ा बंद हो, आवाज़ ना जा रही हो, शावर चल रहा हो, वो नहा रहे हो, फिर तो और बात है। इस वक्त दरवाज़ा भी खुला हुआ है, रूम में भी वो नहीं है, रूम अंदर से भी लॉक था जिसको हमने बाहर से खोला है। तो पाशा साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे। रहमान ने आगे बढ़ के बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा हाथ से पुश किया तो दरवाज़ा खुलता हुआ चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुल गया तो उसने देखा पाशा साहब शीशे के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और पलकें झपकाए बगैर टिकटिकी बांधे शीशे को देखे जा रहे हैं। और भी ये मंजर देख के अजीब सा हो गया, हैरान सा हो गया कि पाशा साहब बगैर आंखें झपकाए एक ही उनकी जगह पे साकित हैं, आंखें पलकें आंखें उनकी एक ही जगह पे रुकी हुई हैं और वो शीशे को मुसलसल खड़े देख ही जा रहे हैं। पहले तो उसको एहसास हुआ खुदा ना करे वो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो चल बसे, इस दुनिया में ही ना रहे, वो खड़े खड़े ही फौत हो गए। जब उसने पूरे जिस्म का बगौर जायज़ा लिया तो एहसास हुआ सांस चल रहा है, पेट इस तरह हिल रहा है जैसे इंसान सांस लेता है और पेट आगे पीछे होता है। सांस लेने पे पेट फेफड़े फूलते हैं तो पेट भी थोड़ा सा फूल जाता है और फिर अंदर हो जाता है, जिससे एहसास हुआ ज़िंदगी की रमक अभी बाकी है, ज़िंदगी चल रही है इस वजूद के अंदर, लेकिन वजूद इस तरह मुजस्सम है, बुत बना हुआ है। ऐसे बुत बन के शीशे में पलके झपकाए बगैर अपने आप को खड़ा देख रहा है जैसे वो पत्थर का सा बन गया हो।
कुछ सेकंड वेटर और रहमान इस चीज़ का बगौर जायज़ा लेते रहे कि पाशा साहब को शायद एहसास हो जाए हम पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि जायज़ा लेते हुए भी टाइम लग गया कि कुछ हो तो नहीं गया, खुदा ना खास्ता इनको ज़िंदा भी है कि नहीं। और ये देखा, पेड़ को देखा, सांस चल रही है, लेकिन टिकटिकी बांधे खड़े हैं। तो फिर से आवाज़ दी, सर, पाशा साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पाशा साहब, सर आप मुझे सुन रहे हैं? ये वो लफ्ज़ थे जो उस बुत बने, मुजस्सम बने उस पाशा साहब को वो कह रहा था, जो शीशे के सामने खड़ा देखी जा रहा था, सांस ली जा रहा था, लेकिन ना ही जिस्म हिल रहा था, जुल रहा था, ना ही आंखें झपक रही थी। साकित, बिल्कुल मुजस्समा सा बना हुआ खड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ा और उसने पाशा साहब के कंधे पे हाथ रख के कंधे को हिलाया, क्योंकि वो जान गया था जैसे कोई इंसान शॉक्ड में आ जाता है, सख्ते में आ जाता है, बेहोशी की हालत में आ जाता है। पाशा साहब भी ऐसी ही किसी हालत में हैं। तभी उसने फैसला किया और अपना हाथ उनके कंधे पे रखा, और कंधे पे रख के जैसे ही कंधे को ऐसे हिलाया तो पता लगा जो पाशा साहब शीशे के सामने खड़ा देख रहा है, शीशे में टिकटिकी बांधे, वो खड़ा खड़ा जिसकी आंखें खुली हुई हैं, असल में खड़े खड़े बेहोश हो चुका है। जैसे ही उसके कंधे पे उसने हाथ रखा और ऐसे हिलाया तो पाशा साहब धड़म से पीछे की तरफ गिरे। वेटर और रहमान जो पहले ही अलर्ट थे, फौरी तौर पे उन्होंने उनके जिस्म को पकड़ लिया और नीचे गिरने से बचा लिया। वरना जिस अंदाज में वो तेज़ी से नीचे गिरे थे, अगर उनको वो दोनों ना पकड़ते तो उनका सर बहुत ज़ोर से ज़मीन पे जाके लगता, जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता, क्योंकि वो दोनों उस सिचुएशन से अलर्ट हो चुके थे। इसलिए ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार थे। और जैसे ही उसने झंझोड़ा और पाशा साहब पीछे की तरफ गिरना शुरू हुए तो दोनों ने जल्दी से उनको पकड़ लिया और उसके बाद उठा के बेड पे ले गए। पाशा साहब बेहोश हो चुके थे, आंखें अभी भी उनकी खुली हुई थी, सांस ज़रूर ले रहे थे। फौरी तौर पे उनके जो भाई हैं, वो एक कारोबार करते हैं, उनको कॉल की गई, उनको सूरत हाल के बताया गया। वो भी फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद पानी के छींटे मारे गए, काफ़ी कोशिशें की गई, उनके ऊपर पढ़ाई की गई, दम किया गया, हाथ पाँव का मसाज किया गया। तो कुछ देर के बाद पाशा साहब होश में आ गए। जैसे ही वो होश में आए, मेरे दरवाजे को किसने नॉक किया है, पीछे करके आप स्टोरी को गौर से सुन सकते हैं। दरवाजे को नॉक किया किसने, ऐसे ये आवाज़ आई है उधर से। खामोश रहे, कोई भी उन्होंने बात नहीं की। वो होश में तो आ गए, लेकिन अभी तक ऐसा था, आंखें खुल गई हैं, सबको देख लिया है, पहचान लिया है, होश में वापस आ चुके हैं, लेकिन बोलने को कुछ तैयार नहीं, गुमसुम से हैं। वो लोग पाशा साहब को लेके घर चले गए। उसके बाद उन्होंने रूम को बंद कर दिया और फैसला किया गया कि इस रूम को मुस्तकिल बुनियादों पे बंद ही रखा जाए, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूम नंबर 110 के अलावा कहीं पे भी किसी रूम में 3rd फ्लोर पे कोई भी वाक़या नहीं हुआ था, कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, कोई भी शरारत नहीं हुई थी। जो कुछ हो रहा था रूम नंबर 110 में हो रहा था। और अब ऐसा हुआ था कि मालिक खड़ा खड़ा बेहोश हो गया था। क्या देखा था, उसके साथ क्या हुआ था, पाशा साहब ने किसी को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। पाशा साहब तो अपने घर चले गए और दूसरे दिन पता लगा पाशा साहब ने फैसला कर लिया था। दूसरे दिन ही उनकी फैमिली ने भी, पाशा साहब ने भी, इस गेस्ट हाउस को बेचने का फैसला। और 2 दिन बाद ही पाशा साहब ने इस गेस्ट हाउस को बेच दिया। और जिन्होंने ख़रीदा था वो रहमान की ही गली में, जिस गली में पाशा साहब रहते थे, रहमान रहता था, उसी ही गली में वो साहब रहते थे। उनके और भी गेस्ट हाउस थे, उन्हीं के हाथों जैसे भी कीमत में, जिस तरह भी उन्होंने बताया नहीं था, औने पौने या कीमत पे उन्होंने गेस्ट हाउस उस शख्स को बेच दिया था। कितने में सौदा हुआ था किसी को नहीं पता था। और उस शख्स को उस जिनात, उस रूम नंबर 110 के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। सिर्फ एक कहा गया था गेस्ट हाउस को बेचना है, तो वो लेने के लिए तैयार हो गया। गेस्ट हाउस उसको बेच दिया गया। वो जो नया मालिक था वो अपना स्टाफ रखना चाहता था, लेकिन उसने कहा अभी फ़िलहाल यही जो स्टाफ है यही काम करेगा,
यही आउटपुट देगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना स्टाफ रखूँगा। अभी फ़िलहाल मैं स्टाफ के किसी बंदे को भी तब्दील नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी ब्रांचें थी, उसके काफ़ी गेस्ट हाउस थे जो चल रहे थे, वहाँ पे स्टाफ भी पूरा था। हो सकता है वो आने वाले वक्त में तब्दील करता, लेकिन फ़िलहाल उसने किसी को भी तब्दील नहीं किया। मैनेजर भी रहमान ही रहा, क्योंकि वो उन्हीं के महल्ले का था और वो उसकी रेपुटेशन से वाकिफ़ था। वो शख्स ये बहुत ही मेहनती, ईमानदार लड़का है, और रहमान के बारे में वो जानता था कि रहमान ने ही इस गेस्ट हाउस को चलाया है, उसकी मेहनत और काविश से ये गेस्ट हाउस चला है। ये मालिक भी एक मसरूफ़ शख्स था, ये बहुत कम चक्कर लगाता था, कभी कभी चक्कर लगाता और आता, पूछता और चला जाता। रहमान और उसका स्टाफ पहले की तरह मेहनत करके दिन रात इस गेस्ट हाउस को चला रहे थे। सब कुछ ठीक था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे कभी कुछ नहीं हुआ था, सेकंड फ्लोर पे कभी कुछ नहीं हुआ था, थर्ड फ्लोर के किसी कमरे में भी कभी कुछ भी नहीं हुआ था, सिवाय रूम नंबर 110 के। सो रूम नंबर 110 बंद था। मालिक ने भी, नए मालिक ने भी उसके बारे में कोई बात नहीं पूछी थी, ना ही स्टाफ ने उनको कुछ बताया था। सो 110 को छोड़ के थर्ड फ्लोर के तमाम कमरों में लोग आकर रुकते थे, ठहरते थे, चले जाते थे। किसी ने आज तक कोई भी शिकायत नहीं की थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि जो भी ख़राबी, जो भी मसला है वो रूम नंबर 110 में है। रहमान कहते हैं ये उन दिनों की बात है कि अब रश कम था, सीज़न होता है, सीज़न नहीं था, थर्ड फ्लोर ज़्यादा बंद ही पड़ा रहता। बहुत कम ऐसा हो रहा था कि थर्ड फ्लोर का कोई कमरा हम किराए पे देते, वरना अमूमन नीचे ही हम कमरे दे रहे थे, ऊपर कोई कमरा भी किराए पे नहीं जा रहा था। उन दिनों की बात है कि मैं सुबह उठा, मैंने तैयार होना था और कहीं जाना था, शेव वगैरह करनी थी, तो मैं चाबी लेके फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे चला गया। थर्ड फ्लोर का जो रूम नंबर 110 था वो तो बंद ही कर दिया गया था ताकि इसको कभी खोला ही ना जाए। मैं, वो कहते हैं 101 रूम नंबर 101 जो 110 से काफ़ी दूर था, फासले पे था, उसकी मैंने चाबी उठाई, क्योंकि बाकी जितने भी रूम थे अब हम उनसे नहीं डरते थे, लोगों को दे भी देते थे, वो ईजी थे, सिर्फ सिवाय 110 के। वो कहते हैं मैंने रूम नंबर 101 की चाबी उठाई और शेव करने के लिए, नहाने के लिए मैं ऊपर चला गया रूम में। मैं रूम में गया, मैंने शेव बनाई, उसके बाद शावर लिया। जब नहा लिया, नहाने के बाद टॉवल उठा के इंसान जिस तरह सर के बालों को खुश्क करता है, तो मैं शीशे के सामने आया ताकि टॉवल उठाऊं और सर के बालों को खुश कर चुकूं। बिल्कुल अभी शावर लिया था और शावर लेने के बाद मैं शीशे के सामने आया, और जैसे ही मैं, कहता है रहमान कहता है, मैं शीशे के सामने आया तो मैंने देखा मेरे सीने के ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा कट लगा हुआ है। वो इतना बड़ा और गहरा कट है कि देख के मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। वो ऐसे था जैसे किसी ने ऑपरेशन करके बहुत बड़ा कट लगाया हो। इतना गहरा और इतना बड़ा कट था कि मैं उसको देख के बेहोश ही हो जाता। लेकिन हैरत की ये बात थी, ना ही मुझे दर्द हो रहा था, ना ही मुझे जलन हो रही थी, ना ही इतने बड़े गहरे कट से कोई खून निकल रहा था। और मैं शीशे में उस कट को देखता रहा। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, मैं कांप रहा था, मैं बहुत खौफज़दा था कि ये मेरे सीने पे क्या हुआ है। मैंने ऐसे शीशे में देखते हुए हाथ भी लगाया तो बाकायदा तौर पे कट के अंदर मेरी जब उंगलियां लगीं तो मुझे महसूस हुआ कि कट जो शीशे में नज़र आ रहा है बज़ाहिर इतना बड़ा, असल में बहुत बड़ा है। जब मैंने एक उंगली लगाई तो वो अंदर चली गई, मैंने 2 उंगलियां टच की तो वो भी कट के अंदर जा रही थी, यानी 2 उंगलियों जितना मोटा वो कट था जो लगा हुआ था, गहरा कट। और जब मैं इस तरह देख रहा था, इतना गहरा कट है जिसके अंदर मेरी 2 उंगलियां जा रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस कंधे से लेके इस कंधे तक गहरा कट लगा हुआ, इतना गहरा कि उसके अंदर 2 उंगलियां जा रही हैं और मैं उंगलियां रख रहा हूँ तो उसके अंदर दाखिल हो रही हैं और मैं ये देखता रहा। उसी लम्हे मुझे झटका सा लगा और फिर मैंने जैसे ही अपने सीने की तरफ देखा तो मुझे नज़र आया मेरे सीने पे कोई भी कट नहीं है। और जैसे ही मैंने देखा मुझे अपने सीने पे कोई भी कट नहीं नज़र आया और दोबारा से मैंने शीशे की तरफ देखा तो शीशा अभी भी दिखा रहा था मेरे सीने पे कट है
और शीशे में जब मैंने देखा, सामने देखा यहाँ पे तो कोई कट नहीं, शीशे में देखा तो कट है। और जब दोबारा से मैंने उसको हाथ लगाया तो शीशा जो बता रहा था कट है, तो उसको जब मैं हाथ टच कर रहा था तो हाथ भी कह रहा था कट लगा हुआ है। मैं शीशे में देख के उस कट को उंगलियां टच करता था, हाथ लगाता था तो कट महसूस होता था, और जब नीचे की तरफ देखता था तो कोई भी कट नहीं था। ये ऐसा अजीबोगरीब मंजर था कि शीशा दिखा रहा था, हाथ महसूस करा रहा था, लेकिन जब शीशे को छोड़ के सीने की तरफ देखता था तो कोई कट नहीं था। उसी लम्हे में ऐसा घबराया, ऐसा गड़बड़ाया, मैं तेजी से बाहर भागा। ना सिर्फ बाहर भागा, जल्दी से बाहर आया और आके शर्ट पहनी, दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था रूम नंबर 110 के अंदर जो भी असरात, जो भी चीज़ें, जो भी हवाई मखलूक, जो भी जिन्नात थे, अब वो दूसरे रूम्स तक भी पहुंच चुके थे। क्योंकि मैं इस खुशफहमी में 101 में आया था कि जो भी मामला है वो तो 110 में है। मेहमान जो भी आके ठहरते हैं वो 101 में भी ठहरते हैं, 102 में भी ठहरते हैं, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ठहरते हैं, लेकिन 110 में कोई नहीं ठहरता। तो बाकी रूम तो 109 तक क्लियर थे, तो मैं 101 में खड़ा था। लेकिन इस कट को देखने के बाद अंदाज़ा हुआ मामलात 109, 108, 7, 6, 5, 4, 3 और 101 तक पहुंच चुके हैं। तभी शीशा ये कुछ दिखा रहा है। कहते मैं इतना डर गया कि मैं भागता हुआ नीचे आया, और वो उस गेस्ट हाउस के अंदर मेरा आखिरी दिन था। उसी दिन ही वो नौकरी मैंने छोड़ दी। अब मैं उस गेस्ट हाउस के अंदर काम नहीं करता। लेकिन ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ, जो मेरे सीने पे कट था, जो शीशा दिखा रहा था, ये मेरी आंखों ने देखा था। ऑनर के साथ जो कुछ हुआ था, शीशे में खड़े थे, उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आई और उसको पत्थर पड़े थे उस कमरे के अंदर, और जो एक फैमिली आके रात के टाइम पे रुकी थी उनको थप्पड़ मारे गए। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं वहाँ पे मौजूद था और मैं इस राज से वाकिफ़ हो गया था कि इस 110 में जो मखलूक, जो जिन रहते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनका तीसरे पूरे फ्लोर पे भी कब्ज़ा हो गया था। क्योंकि अब ऐसा होने लगा था कि ये गेस्ट हाउस कम चलता था, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, जिन्नात के बारे में पता नहीं था, कोई खौफ व हरास बाहर नहीं निकला था। लेकिन उस मखलूक का थर्ड फ्लोर पे शायद ऐसा बसेरा हो गया था, जो इतने दिनों से कम रश पड़ रहा था गेस्ट हाउस में, काफ़ी कम गेस्ट आ रहे थे, ऊपर वाला फ्लोर तो वैसे ही मुसलसल बंद रहने लगा था। तो तब बाहर जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता लगा बाकी सब गेस्ट हाउस में इन दिनों में शदीद रश रहा है, रूम ही नहीं मिल रहा था। और ये पहली दफ़ा था कि इस गेस्ट हाउस का ऊपर वाला पूरा फ्लोर ही खाली था। तब मुझे बात समझ आ गई कि वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता थर्ड फ्लोर पे कब्ज़ा कर चुकी थी, और इस तरह कब्ज़ा कर चुकी थी, उसने हालात इस तरह के बना दिए थे कि अब गेस्ट आ ही नहीं रहे थे। और जब मैंने छोड़ दिया तब मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इससे पहले कोई और नुकसान होता, मेरे साथ भी मसला होता, मैंने अच्छा किया, छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक सच्ची कहानी है, गेस्ट हाउस है, किसी की प्रॉपर्टी है, मैंने उसको दिल से चलाया, उस पर मेहनत की, अब उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी के बिज़नेस को ख़त्म नहीं कर सकता, ख़राब नहीं कर सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी इस गेस्ट हाउस का नाम मत बताइएगा, और मेरा नाम भी आप फ़र्ज़ी इसलिए रख दीजिएगा क्योंकि मेरे नाम अगर आप बता देते हैं तो मेरे बहुत सारे जानने वाले आपकी स्टोरी सुनते हैं, या अगर नहीं भी सुनते, किसी ने ये गेस्ट हाउस की कहानी सुन ली और मेरा नाम भी उनको पता लग गया, तो हो सकता है उनको सब जान जाए मैं किस गेस्ट हाउस की बात कर रहा हूँ। तो उनका मकसद था कि ये गेस्ट हाउस छुपा रहे, क्योंकि अभी भी वो चल रहा है, वो उसका हिस्सा नहीं रहे, मैनेजर के तौर पे उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन नहीं चाहते कि वो गेस्ट हाउस हॉन्टेड मशहूर हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना नाम भी कहा तब्दील कर दिया। और गेस्ट हाउस का नाम मैंने आपको नहीं बताया, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं उनसे रब्ता करूंगा क्योंकि अब वो वहाँ के मैनेजर नहीं हैं। अगर हाँ मैनेजर होते तो फिर शायद मैं उनसे नाम भी गेस्ट हाउस का पूछ के कहता, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो रूम नंबर 110 में मैं इन्वेस्टिगेशन करता, कराची के इस गेस्ट हाउस में। लेकिन अब वो मैनेजर नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर फिर भी आप स्टोरी तो सुनेंगे, लेकिन मैं आपकी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ
फिर भी अगर आप अरेंज कर सकें कि उस 110 में मैं पहले इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर है कि आपको वो 110 और थर्ड फ्लोर, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ बग़ैर किसी पैसों के क्लियर करके दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने लोगों को क्लियर करके दे दी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से, लोगों की दुआओं से आपका 110 और पूरा थर्ड फ्लोर जो हॉन्टेड हो चुका है उस सब को इंशाअल्लाह ताला मैं आपको क्लियर करके दूंगा, लेकिन पहले वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा। आप मुझसे रब्ता कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए, उस गेस्ट हाउस वालों से। अगर वो मान जाते हैं तो मैं तैयार हूँ। गेस्ट हाउस का नाम मैं भी नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट 110 रूम नंबर दिखाऊंगा और उसके अंदर दाखिल हो जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा, थर्ड फ्लोर को भी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और इंशाल्लाह अगली रात आपको क्लियर करके दूंगा। 3-4 घंटे की मेरी इन्वेस्टिगेशन होती है और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये थी जी आज की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी, मैंने उन्हीं की ज़बानी आपको सच्ची कहानी सुना दी। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। आप अपनी कहानी को वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, या लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें तो उसके साथ आप एक छोटा सा मैसेज भी दे सकते हैं। अगर आप वॉइस मैसेज करें तो 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड का आप एक, अल्लाह खैर ही करे, देख लिया है मैंने, 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड का एक वॉइस मैसेज करें जिसमें आप ऑफ कैमरा स्टोरी के हवाले से कोई भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपके उस वॉइस मैसेज को मैं प्रोग्राम में शामिल किया करूँगा। यानी अगर आप कहानी सुनाते हैं तो पहले कहानी का वॉइस मैसेज कीजिए, एंड पे एक 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड का वॉइस मैसेज कोई भी करना चाहते हैं कहानी के हवाले से तो आप वो रिकॉर्ड कराइए। इंशाल्लाह मैं वो कहानी के दौरान एंड में आपका वॉइस मैसेज भी लोगों को सुना दूंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने क्या लिखना है, STORY स्टोरी। चाहे जितने भी वॉइस मैसेज करें या जितनी भी कहानी लिख के भेजें, आखिरी आपका लफ्ज़ होना चाहिए STORY, क्योंकि जो भी मैसेज मैं ऐसे ऊपर करके देख रहा होता हूँ, जो भी मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ हो STORY नीचे होता है तो फ़ौरन नज़र आता है। जैसे ही मुझे स्टोरी नज़र आता है तो उसको फौरी तौर पे मैं नंबर दे के स्टोरी को महफूज कर लेता हूँ। अगर आप स्टोरी नहीं लिखेंगे तो मुझे पता नहीं लग सकेगा और आपकी स्टोरी मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करूँगा। इसलिए आपने आखिरी लव स्टोरी लाजमी लिखना है और इसको भेजना है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे +92 31366555500। मैं रिपीट करता हूँ +92 31366555500 और पाकिस्तान से डायरेक्ट मिलाएंगे 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।